नमस्कार, सुपरफास्ट 100 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। बीते 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 30 नए मामले सामने आए हैं, जबकि कोरोना की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में एक दिन में 17 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। साथ ही गुरुग्राम में 5, पलवल में 6 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। उधर यमुनानगर और रोहतक में 3-3, फरीदाबाद, करनाल, झज्जर, कुरुक्षेत्र और पंचकुला में 2-2 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। हरियाणा में अब तक कुल 7,69,858 कोरोना मरीज सामने आ चुके हैं, जबकि कोरोना की वजह से कुल 9,630 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। सरकार की ओर से जारी कोरोना बुलेटिन के मुताबिक इस वक्त हरियाणा में कोरोना के 712 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। साथ ही प्रदेश में कोरोना रिकवरी रेट 98.66% पहुंच चुका है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 1 साल पूरा होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों और विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी है। पीएम मोदी ने कहा कि बीते 1 साल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को धरातल पर उतारने में कोरोना काल के दौरान शिक्षकों ने काफी मेहनत की। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना काल में भी शिक्षा नीति पर काफी काम हुआ है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के जरिए नए भविष्य का निर्माण होगा। पीएम ने कहा कि मैं ये मानता हूं कि भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति राष्ट्र निर्माण के महायज्ञ में बड़े फैक्टर में से एक है। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी का युवा अपनी व्यवस्था, अपनी दुनिया खुद अपने हिसाब से बनाना चाहता है। प्रधानमंत्री ने बताया कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति युवाओं को ये विश्वास दिलाती है कि देश अब पूरी तरह से उनके हौसले के साथ है। इस दौरान संसदीय क्षेत्र भिवानी महेंद्रगढ़ के लिए केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री को राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के लिए मांग पत्र सौंपा गया। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सभी मांगों को मानते हुए जल्द ही राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण कराने का आश्वासन दिया। रेवाड़ी में बावल के विश्राम गृह में हरियाली महोत्सव के तहत पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने शिरकत की। सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने पौधारोपण कर विश्राम गृह में जन समस्याएं सुनी। हरियाली महोत्सव के तहत 1400 पौधों का पौधारोपण किया गया। मंत्री ने कहा कि कोविड में जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी देखी गई वो भविष्य में ना हो, उसके लिए ऑक्सीजन प्लांट भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन पर्यावरण को बचाने और साफ ऑक्सीजन के लिए पौधों को लगाना जरूरी है। साथ ही उन्होंने कहा कि चीनी मिलों को घाटे से उबारने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन अधिकारियों की खैर नहीं जो बिना जरूरत के मरम्मत के नाम पर भ्रष्टाचार करते थे। अब मरम्मत के लिए अधिकारियों की कमेटी बनाई गई है। शिक्षा मंत्री कौरपाल प्रदेश में अगस्त से 5वीं तक स्कूल खोलने की तैयारी के संकेत दिए हैं। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान शिक्षा मंत्री ने कहा कि फिलहाल प्रदेश में कोरोना को लेकर स्थिति नियंत्रण में है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 1ली से 5वीं तक के स्कूल अगस्त में खोले जा सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर 1ली से 5वीं तक स्कूल खोले जाते हैं तो स्कूल में कोविड नियमों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। साथ ही एक कक्षा में 1 से कम बच्चे बुलाए जाएंगे। शिक्षा विभाग ने कहा, शिक्षा मंत्री ने कहा कि स्कूल में बच्चों के लिए हाजिरी अनिवार्य नहीं की जाएगी। जो अभिभावक अपने बच्चों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं रख सकेंगे। साथ ही स्कूल में आवागमन और निकास के लिए अलग अलग द्वार होंगे। गुरुवार को चंडीगढ़ में हरियाणा शिक्षा विभाग की अहम बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता शिक्षा मंत्री कौरपाल गुर्जर ने की। बैठक में प्रदेश के अलग अलग सरकारी और एडिड कॉलेज यूनियन के अधिकारी भी मौजूद रहे और कई मुद्दों पर इस दौरान चर्चा हुई। बैठक के बाद मंत्री कौरपाल गुर्जर ने बताया कि बैठक में यूनियनों की समस्याओं को भी सुना गया और जायज मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 2025 तक नई शिक्षा नीति को लागू किया जाएगा।
साथ ही प्राइमरी स्कूलों को खोलने पर कहा कि अगर सब कुछ नियंत्रण में रहा तो हो सकता है कि अगस्त में प्राइमरी क्लासों को भी शुरू करवाया जा सके। हालांकि अभी किसी तरह का इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। सिरसा के गांव सलारपुर में एमडी बायोकॉल फैक्ट्री में हुए हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि इस हादसे में 4 लोगों के घायल होने की खबर है। जानकारी के मुताबिक एमडी बायोकॉल में कीटनाशक दवाइयां और बीज से संबंधित उत्पाद तैयार होते हैं। जब 5 मजदूर फैक्ट्री में बने टैंक की सफाई करने के लिए टैंक में उतरे तो वो जहरीली गैस की वजह से बेसुध हो गए। हादसे के बाद आनन फानन में मजदूरों को शहर के एक निजी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। यहां डॉक्टरों ने एक मजदूर को मृत घोषित कर दिया, जबकि 4 मजदूरों का इलाज जारी है। उधर मृतक के परिजनों ने न्याय की गुहार लगाते हुए कहा है कि अगर ये किसी की लापरवाही है तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सिरसा में चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में गुरुवार को अंबेडकर स्टूडेंट फ्रंट ऑफ इंडिया के बैनर तले छात्रों ने प्रदर्शन किया और विश्वविद्यालय के वीसी का पुतला फूंका। छात्रों ने वाइस चांसलर पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाया। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने मांग की कि उनकी रुकी हुई स्कॉलरशिप भी जारी की जाए और यूनिवर्सिटी में अंबेडकर चेयर भी स्थापित की जाए। साथ ही वीसी को बदलने की मांग को लेकर उन्होंने राज्यपाल को ज्ञापन भी भेजा। फतेहाबाद में लगातार हो रही बारिश के बाद शहर में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। यहां बारिश का पानी लोगों के घरों और दुकानों में घुस चुका है। शहर की मुख्य सड़कें भी तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। इसके साथ ही जवाहर चौक, एमसी कॉलोनी समेत धर्मशाला रोड स्थित कई घरों में बारिश का पानी भरा हुआ है। लोगों का कहना है कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद प्रशासन ने पानी निकासी के उचित प्रबंध नहीं किए। फतेहाबाद में लोग इतने मजबूर हैं कि उनको पानी में खड़े होकर ही रोजमर्रा के काम करने पड़ रहे हैं। आपको बता दें कि फतेहाबाद में बीते 2 दिन से लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने से सोनीपत में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया है। यमुना का जलस्तर बढ़ने के साथ ही दिल्ली में भी बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। वहीं नदी में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए सोनीपत में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके साथ ही आसपास के दर्जनों गांव में मुनादी कर यमुना नदी पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। स्थानीय थाना पुलिस के जवान भी यमुना नदी पर लगातार निगरानी कर रहे हैं। आपको बता दें कि हथनीकुंड से पानी छोड़े जाने के बाद सोनीपत के मीमारपुर में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। रोहतक में लगातार हो रही बारिश ने निगम प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी है। मानसूनी बारिश से शहर में जलभराव की समस्या पैदा हो गई है और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शिव कॉलोनी में स्थानीय लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। यही नहीं, भिवानी हिसार लिंक रोड पर भी बड़े बड़े गड्ढे होने के कारण वाहन चालकों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उधर निगम की तरफ से भी इंतजामों को लेकर गैर जिम्मेदाराना बयान दिया जा रहा है। निगम कमिश्नर का कहना है कि बारिश के मौसम में रिहायशी इलाकों में पानी भरता ही है। बारिश के बाद बल्लभगढ़ में दिल्ली मथुरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर गंदा पानी भर गया, जिसकी वजह से गांव झारसटेली के लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जलभराव की वजह से यहां पर आए दिन हादसे भी होते हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजमार्ग के सर्विस रोड पर करीब 2.5 से 3 फुट के गड्ढे बने हुए हैं। पिछले कई महीनों से इस समस्या को लेकर ग्रामीणों ने संबंधित अधिकारी को कई बार शिकायत भी की, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। प्रशासन की बेरुखी की वजह से यहां लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। जाखल के सनवास गांव में गुरुवार को सुबह तेज बारिश हुई, जिससे कई क्षेत्रों में पानी घुसने से लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उधर लगातार हो रही बारिश ने किसानों की भी चिंताएं बढ़ा दी हैं। लगातार हो रही बारिश के बाद खेतों में पानी घुस गया है, जिससे फसल जलमग्न हो गई है। किसानों का कहना है कि अगर बारिश का सिलसिला इसी तरह से जारी रहा तो फसलों पर इसका काफी असर पड़ेगा।
सोनीपत में हुई बारिश से नेशनल हाईवे स्थित मुरथल थाने के सामने पानी भरा होने की वजह से थाने में आने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। झज्जर के तालाब रोड पर रेलवे अंडरपास के अंदर बरसात का पानी इकट्ठे होने से लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि यहां अंडरपास झज्जर की कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल के घर के बिल्कुल पास है। वहीं ग्रामीण और स्कूल के छोटे बच्चे अपनी जान को जोखिम में डालकर रेलवे ब्रिज के ऊपर से जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि इस समस्या के बारे में प्रशासन से कई बार बात की गई, लेकिन अभी तक प्रशासन इसकी कोई सूझ नहीं ली। प्रदेश में जोरदार बारिश से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जलभराव ने लोगों की दिक्कतें बढ़ा दी, तो कहीं भारी बारिश से लोगों के मकान की छत गिर गई। करनाल के कतलाहेड़ी गांव में लगातार हो रही बारिश के चलते पक्के मकान की छत गिर गई। पिलर्स के धंसने की वजह से यह हादसा हुआ। इस हादसे में महिलाएं, बच्चे और पुरुष मलबे के नीचे दब गए, जिन्हें कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। फतेहाबाद के भुना रोड के सामने एक दुकान की छत गिरने से दुकान में खड़ी कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि गनीमत यह रही कि जिस समय यह हादसा हुआ उस समय दुकान में कोई मौजूद नहीं था। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में हुई किसानों की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें 15 अगस्त पर किसी भी मंत्री या राजनेता को तिरंगा नहीं फहराने देने पर सहमति बनाई गई। साथ ही इस बैठक में 15 अगस्त के मौके पर दिल्ली कूच करने का भी फैसला लिया गया। किसान दिल्ली कूच भाकियू के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी की अगुवाई में करेंगे। भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष कृष्ण माजरा ने कहा कि 15 अगस्त पर कुरुक्षेत्र में एक बड़ा जत्था प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह के नेतृत्व में सिंगू बॉर्डर के लिए रवाना होगा। यह काफिला शांतिपूर्ण तरीके से सिंगू बॉर्डर पहुंचेगा। वहीं जिला महामंत्री अमृत सिंह ने कहा कि 15 अगस्त पर किसी भी नेता को तिरंगा नहीं फहराने दिया जाएगा। दिल्ली के दहलीज से शुरू हुए किसान आंदोलन को 8 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पर एकजुट होकर किसानों ने कई पड़ाव पार किए। क्या ठंड, क्या बारिश, क्या गर्मी, सब सहन कर गए, लेकिन अपने हक के लिए डटे रहे। दिल्ली तक अपनी मांगों का फरमान पहुंचाते हुए बातचीत का न्योता आया। कई दौर की वार्ताएं भी हुई, लेकिन नतीजा नहीं निकल पाया, बेनतीजा रही। इन बैठकों का सिलसिला लगातार चलता रहा। फिर क्या था, किसान भी अपनी मांगों से पीछे नहीं हटे। अब दिल्ली के जंतर मंतर पर किसानों के कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ाई का नया पड़ाव शुरू हो गया है। हर रोज 200 किसान जंतर मंतर पहुंच रहे हैं और अपनी संसद लगा रहे हैं। इसी बीच अब युवाओं ने कृषि कानूनों के खिलाफ डाक कावड़ निकाली है। कोरोना के चलते कांवड़ यात्रा पर तो प्रतिबंध है, लेकिन आंदोलनकारी किसानों के हौसले अफजाई के लिए युवाओं ने हरिद्वार से न सही गांव से जल और मिट्टी लेकर किसान आंदोलन स्थल पहुंच रहे हैं। गुरुवार को जिंद के दुर्जनपुर गांव से मिट्टी और पानी लेकर युवा टिकरी बॉर्डर पहुंचे। इस दौरान युवाओं के हाथों में तिरंगा और किसान यूनियन का झंडा दिखा। अपने हक की लड़ाई के लिए महिलाएं और युवा भी सड़कों पर हैं, लेकिन इस बार महाआशीर्वाद के लिए युवाओं ने डाक कावड़ का प्लान तैयार किया है। सड़क से लेकर संसद तक जिसका नाम गूंजा है वो किसान है। संसद में भी लगातार कृषि कानून के खिलाफ विपक्ष सरकार पर हमलावर है। किसानों की मांगों को उठाते हुए विपक्ष सरकार को घेरने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहा। अपने हक के लिए किसान हर नामुमकिन कोशिश को भी मुमकिन कर रहे हैं। सरकार से 3 कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग की जा रही है, लेकिन सरकार ने तो मानो किसानों की मांगे ठंडे बस्ते में डाल दिया है। एम्बियंस मॉल के मालिक पर ईडी का शिकंजा। बैंक लोन में फर्जीवाड़े के आरोप में राज सिंह गहलोत गिरफ्तार। करीब 200 करोड़ से ज्यादा का है फर्जीवाड़ा।
जहां सरकार स्वच्छता अभियान के तहत पूरे देश को साफ सुथरा करना चाहती है और इसके लिए करोड़ों की ग्रांट भी दी जाती है, लेकिन ठेकेदार और अधिकारी इस पूरी योजना पर पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। कैथल के कुतुबपुर और जगदीशपुरा गांव में ऐसा साफ सफाई दिखाई दे सकता है। मीडिया के कैमरों ने जब इसका जायजा लिया तो पाया कि गांव में सफाई नाम की कोई चीज नहीं है, न ही नालियों की कोई सफाई हुई है। इस बारे में जब मीडिया ने कैथल के सिटी मजिस्ट्रेट अमित कुमार से बात की तो उन्होंने बताया कि मामला प्रशासन के संज्ञान में है और इसकी विजिलेंस जांच भी चल रही है। जो भी तथ्य होंगे सामने आएंगे, उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। जिनके मिनी सचिवालय के खजाना विभाग कैंपस के सीवरेज पाइपलाइन के लिए बनाई गई जगह पर बियर की खाली बोतलें मिली। एनजीटी के आदेश के बाद सोना नगर परिषद ने अरावली पहाड़ी पर बने अवैध फार्म हाउसों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 11 फार्म हाउसों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। आपको बता दें, इससे पहले नगर परिषद ने करीब 46 फार्म हाउसों को तोड़ने का नोटिस दिया था, जिसमें से करीब 38 फार्म हाउसों को अब तक तोड़ा गया है। वहीं परिषद के अधिकारियों ने कहा कि इन फार्म हाउस मालिकों ने अरावली श्रृंखला के अंदर एनजीटी के आदेशों को दरकिनार करके अवैध रूप से फार्म हाउस का निर्माण किया हुआ है। इस दौरान उन्होंने कहा यह कार्रवाई एनजीटी के आदेश पर की जा रही है और जल्द ही जो फार्म हाउस बचे हैं उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि सोना नगर परिषद के अधीन आने वाली अरावली श्रृंखला में करीब 330 फार्म हाउस अवैध रूप से निर्माण किए हुए हैं, जिनको जल्द ही सोना नगर परिषद नोटिस देगी। युवा बिजली कार्यालय की बिल्डिंग लगभग 60 साल पुरानी होने की वजह से खस्ता हालत में पहुंच गई है, जिसके चलते आए दिन किसी न किसी कर्मचारी के ऊपर बिल्डिंग का मलबा गिरता रहता है। बुधवार को बिजली कर्मचारी काम कर रहे थे, उसी समय एक बिजली कर्मचारी के ऊपर बिल्डिंग का मलबा गिरने लगा। बिजली कर्मचारी ने साइड में होकर अपनी जान बचाई। एसडीओ अनिल कल्याण ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि शहरी बिजली कार्यालय की बिल्डिंग लगभग 60 साल पुरानी है, जिसकी वजह से बिल्डिंग की हालात खस्ता हो चुकी है। उन्होंने कहा कि पिछले काफी समय से उच्च अधिकारियों को इसके बारे में अवगत करा दिया गया है। यमुनानगर में ट्रैफिक पुलिस ने जाम लगने वाली मुख्य जगहों को चिन्हित किया है। कई जगह लोग पार्किंग की जगह न होने पर भी अपने वाहन सड़क पर खड़े कर देते हैं और देखते ही देखते जाम लग जाता है। यदि फिर भी कोई नियमों का उल्लंघन करेगा तो उसका चालान काटकर कार्रवाई की जाएगी। एसएचओ सुरेश शर्मा ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सभी लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करें। अपराध और आपराधिक गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए सिरसा पुलिस ने बुधवार रात को दूसरे दिन भी रात्रि गश्त अभियान चलाया। इस दौरान शहर के कई चौक चौराहों पर पुलिस कर्मचारियों ने नाकेबंदी कर वाहनों की जांच की। पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि रात के समय में चोरी, स्नैचिंग समेत कई आपराधिक गतिविधियां होती हैं। रात्रि गश्त अभियान चलाकर पुलिस इन सब गतिविधियों पर रोक लगाने का प्रयास कर रही है। फरीदाबाद पुलिस ने एक होटल में छापेमारी कर कमेटी के आड़ में चल रहे देह व्यापार का खुलासा किया है। पुलिस ने होटल से 15 युवतियों समेत 44 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इधर पंचकुला में एक होमगार्ड जवान के जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या करने की कोशिश करने का मामला सामने आया है। होमगार्ड जवान ने पंचकुला डीसीपी मोहित हांडा पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। फिलहाल होमगार्ड जवान का इलाज सेक्टर 6 के सामान्य अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि पिछले दिनों होमगार्ड जवान ने ट्रैफिक लाइट पर ड्यूटी के दौरान किसी अधिकारी को रेड लाइट जंप करने से रोका था। वहीं होमगार्ड के जवान पीयूष का कहना है कि उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसकी वजह से उसने सुसाइड करने के कदम उठाए हैं। पलवल के गांव भमरोला में विवाहिता ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। वहीं मृतका के भाई ने दहेज
के लिए हत्या करने का आरोप लगाया है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। गोहाना के गांव जवाहरा में शराब के ठेके की छत तोड़कर सो रहे एक शख्स की तेजधार हथियार से हमला कर दिया। मृतक की पहचान उत्तराखंड निवासी कृष्ण जोशी के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी करमजीत सिंह ने बताया कि किसी ने शराब के ठेके की छत तोड़कर सो रहे कारिंदे की हत्या की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। कुरुक्षेत्र में अंबाला से दिल्ली की तरफ जा रहे सेना के वाहन को ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में सेना के करीब 6 जवानों को चोट लगी। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। मामले की जानकारी देते हुए जांच अधिकारी ने बताया कि हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची और घायल सैनिकों को इलाज के लिए सिविल अस्पताल पहुंचाया। हादसे में एक सैनिक को सिर पर गहरी चोट आई है। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेते हुए ट्रक चालक की तलाश तेज कर दी है। नागल चौधरी के गांव नागल द्रगू में धोली पहाड़ी के पास बने पानी के टैंक में एक व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बाहर निकलवाया।